गए हैं। हुकूमत सिंध की तरफ देख रही है आवाम और हुकूमत सिंध विफाकी हुकूमत की तरफ देख रही है, जिसकी वजह से आज एक बड़ी ज़बरदस्त बैठक हुई है और बड़ी ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट है, क्योंकि विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिलकर लाहेअमल बनाने की कोशिश की है। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर विफाकी हुकूमत ने वो तमाम इशूज़ को एड्रेस किया है जो इशूज़ वज़ीर आला सिंध समझते हैं कि कराची और सिंध के हवाले से इंतहाई अहम हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बारिशें अचानक से होना शुरू हो गई हैं? क्या ये बरसात का मौसम अचानक से आ गया है? क्या अगस्त और सितंबर के महीने अचानक से आ जाते हैं? क्या इसके लिए किसी किस्म की प्लानिंग भी दरकार थी या नहीं थी? क्या आपको पहले से नहीं मालूम था कि इन महीनों में यह हालात कराची के बनते हैं? तो इन हालात में आपने क्या लाहेअमल बनाना है? तमाम स्टेक होल्डर्स को आज आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं, वीडियो लिंक के जरिए तमाम स्टेक होल्डर्स को आप अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं। आपको चाहिए था कि यह वक्त आने से पहले कम से कम 3 से 4 महीने पहले आपको इस तरह की बैठक करनी चाहिए थी, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के एडवर्स हालात में आप कोई ऐसा लाहेअमल बनाते जो कि कराची और सिंध की आवाम के लिए एक जबरदस्त लाहेअमल होता। लेकिन आप शायद नहीं करना चाहते थे। शायद हर चीज पे पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर का इशू हो, चाहे वो मेयर का इशू हो, चाहे वो जनाब सूबाई हुकूमत को क्रेडिट का मसला हो, चाहे विफाकी हुकूमत का क्रेडिट का मसला हो, चाहे पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले एमएनए जो कि कराची में मौजूद हैं वो क्रेडिट लेना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा। सूबाई हुकूमत जो है वो क्रेडिट लेना चाहती है, उसको नहीं मिल रहा। जो बल्दियाती निजाम है, बल्दियाती इदारे हैं, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा। ये तमाम खेल क्रेडिट की खेल लग रही है। तमाम इश्यूज पर जनाब सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। एक हुकूमत दूसरे पे, दूसरी तीसरे पे जनाब इस तरह के जुमले कसे जा रहे हैं, इस तरह का मोर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है कि शायद तमाम पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे जिम्मेदारियां जो हैं वो शिफ्ट करके कराची के अवाम को रिलीफ दे सकें। लेकिन कराची के अवाम को रिलीफ एक दूसरे पे इल्जामात लगाने से नहीं मिलेगा, अमली इकदामात उठाने से कराची की अवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर आप संजीदा हैं कि कराची की और सिंध की अवाम को रिलीफ दिया जाए तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, स्पेशली बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती निजाम को, सूबाई हुकूमत को, विफाकी हुकूमत को, गवर्नर को, वज़राए आला और वज़रा को इकट्ठे होना होगा। तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठने की जरूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को जनाब इकट्ठे करने की जरूरत है। जहां पे कोई इशू है उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, चाहे क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन कराची के अवाम का भला होना चाहिए। कराची की अवाम जो इस वक्त परेशान है, पूरे पाकिस्तान के लोग उनको देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में ये एक अजीब सी एक लहर है कि कराची के हवाले से इतनी बेचैनी पाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में कि जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। कराची के लोगों के हवाले से, कराची के बजट के हवाले से, कराची के रेवेन्यू के हवाले से यह बात भी चहमगोइयों में है कि कराची का तकरीबन कोई 332 या 325 अरब के करीब रेवेन्यू जनरेट करता है पूरा सूबा सिंध, जिसमें से 310 अरब के करीब सिर्फ और सिर्फ कराची कर रहा है। और वही कराची जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, पूरे पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के हवाले से कलीदी किरदार अदा कर रहा है, वही कराची इस वक्त परेशान है, लेकिन उसको पूछने वाला कोई भी सामने नहीं आ रहा। इन हालात में यह बैठक का होना, चले देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन ये मामलात पहले होने चाहिए थे। पहले इन मामलात के बारे में, इन मामलात को एड्रेस करना चाहिए था। इन मामलात को, इन इश्यूज के हवाले से लोगों के सामने एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए थी ताकि वो तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसके अलावा अगर आप देखें, बारिशों की वजह से वहां पे निकासी आपका सबसे बड़ा मसला है। निकासी आपके मसले की वजह से, सीवरेज की वजह से, सीवरेज के निजाम दरहम बरहम होने की वजह से ये एक खुल के सवाल उठाया जा रहा है कि शायद वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से इन तमाम मामलात को और उलझा दिया गया है, जिसकी वजह से अवाम जो है इस तमाम इश्यूज को, इस तमाम प्रॉब्लम को, इस तमाम मामलात में फंस के रह गई है। इसके अलावा कराची के निशेबी इलाकों में निकासी आब ना होने से बिजली की बहाली में भी दुश्वारी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में आज दोपहर में गरज चमक के साथ मुअत्तल बारिश हो सकती है। सरदार सरफराज का कहना था कि कराची और ठट्ठा के करीब समंदर में हवा के कम दबाव का सिस्टम ताहाल मौजूद है जो दोपहर में बारिश बरसा सकता है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज कराची में बारिश के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए थे, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। इसी हवाले से बात
करते हैं। डॉक्टर शोएब माहिर आबी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला आबी मसाइल में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान में पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, डैम्स का मसला है, गवर्नमेंट की विल का मसला है, लोगों में पॉलिटिक्स का डैम्स के हवाले से उसका मसला है। तो इस तमाम इश्यूज को आप किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में सर्वाइव कर पाएगा इन तमाम इश्यूज के बावजूद? जी ब्रदर, मैं आपने जो आखिरी जुमला कहा है मैं पहले उसका जवाब दे दूं, फिर ये वो हम तो बड़े अकीदे वाले लोग हैं ना, हम ये कहते हैं कि चूंकि ये लैलतुल कदर की रात और अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है तो इसने सरवाइव तो कर जाना है, इसी तरह ही जैसे अब तक ये 70 सालों में ना 72 सालों में सरवाइव करता हुआ आ रहा है ना जी। और मसलों का हम क्या रोना रोए, अब तो यकीन करें रोने से ज्यादा अब तो मातम का दिल करता है कि हम अपनी किस्मत पे मातम करें कि हम क्या इस मुल्क के साथ क्या सलूक कर रहे हैं और क्या हमारे तरीक़ाकार हैं। आप ये देखिए कि अभी खुदा खुदा करके हम कोरोना के साथ फारिग हुए हैं और अभी कोरोना से फुर्सत नहीं मिली हमें, कोरोना अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। और उसके बाद जनाब हमें जो अल्लाह सुब्हानो तआला की रहमत, या यकीन कीजिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जहाँ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी होती है ना जिन मुल्कों के अंदर, ये बारिश रहमत की सूरत में बरसी है। 7 साल में हर मौसम जो है, ये कुरान हकीम सूरह यूसुफ के अंदर आज से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले अल्लाह सुब्हानो तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान हकीम नाजिल हुआ तो सूरह यूसुफ की आयात के अंदर बता दिया गया कि 7 साल बाद मौसम अपने आप को तब्दील करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस कौम पे अब मातम करने को दिल करता है कि ये यहाँ ये रोना हुआ करता था कि ये मुल्क 2025 में खुशहाली का शिकार हो जाएगा, यहाँ जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज आपके पास करोड़ों अरबों डॉलर का पानी अल्लाह ताला ऊपर से निछावर कर रहा है आपके ऊपर और आप मर रहे हैं उस पानी से, आपके गड़े खुल गए हैं, आपकी गटर उबल के बाहर आ गए हैं। वो पानी जो आपके ऊपर से रहमत बन के बरसा है, उस पानी को आपने क्या किया कि आपने अपने लिए रहमत के बजाय रहमत का बाइस बना दिया। ठीक है जी, ये हमारा तरीका कार है और ये हमारी कौम है और हम इस तरीके से मतलब यहाँ चल रहे हैं। मैं सिर्फ 2-3 गुजारिशात यहाँ करूंगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा इसका, अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ एक काम जो करने वाला है वो बहुत जरूरी है, अभी भी खुदा के लिए इनको कहें वेकअप कॉल। आपको पता है कि हब डैम, एक जमाना गुजर गया हब डैम को भरे हुए और 7 साल में ऐसा होता है। ये चूंकि अल्लाह का कानून है, इसको तब्दील नहीं कर सकते, इसको ये ला नीना इल निनो इफेक्ट कहते हैं। 7 साल में मौसम अपने आप को चेंज करता है। चाइना ने गड़े मार के ना बड़े बड़े, जिसको डैम कहते हैं, वो छोड़ दिए हैं खुले, उन्हें पता है कि 7 साल बाद वो भर जाएंगे, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। जो पानी उनके पास सरफेस पे था उसको उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के जरिए जमीन के अंदर डाल दिया। ये होती हैं दुनिया की बावकार कौमें, अक्लमंद कौमें, सुलझी हुई कौमें। यहाँ इस कौम का हाल ये देखिए, ऊपर से बारान बस बरस रहा है, नीचे लोग मर रहे हैं और मेरी कौम में सियासत हो रही है और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कैंपेन तो चलती है, मियां साकिब निसार की सरबराही में एक कैंपेन भी चली थी, एक अकाउंट भी दे दिया गया आवाम को कि इस अकाउंट में आप पैसे भेजेंगे। पाकिस्तान टॉप 10 में आ रहा है जिसमें पानी की कमी है। मैं गुजारिश करूं, अचानक से फिर हालात खराब हो गए। उस वक्त भी मैंने जिन चैनल्स ने, क्योंकि वो हमारे जैसे जो रेलिवेंट लोग हैं ना, यहाँ तो आपके मीडिया पे मैं माजरत के साथ मैं कहूंगा कि यहाँ पर तो वो सुपरस्टार है ना, कि जिस तरह नदीम साहब जो है ना अपने फिल्मों के जमाने में हर रोल खुद ही किया करते थे ना, कि डॉक्टर भी वही होते थे, इंजीनियर भी वही, तो यहाँ पर वो सुपरस्टार टेलीविजन के स्क्रीनों पे बैठे हैं जो हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो रेलिवेंट लोग हैं उनको तो आप पूछते नहीं, आपके चैनल हमने आपको बुलाया सर, माशाल्लाह आपकी खिदमत है। मैं तो इसीलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो मैं साकिब निसार साहब का जब ये मैं खुला लफ्ज कहूंगा क्योंकि मैं एक आम सादा शहरी हूँ, जब उन्होंने ये ड्रामा रचाया तो मैंने उस वक्त सबसे पहले एक चैनल पे मैंने जाके जब ये बात हुई तो मैंने कहा कि पाकिस्तान का मसला आबादी का मसला है, पाकिस्तान का मसला पानी की कमी का नहीं है। जब आप कहते हैं ना पर कैपिटा पाकिस्तान का पानी कम हो गया है, तो अल्लाह के बंदो जब 1957 का डाटा आप निकालते हो तो उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी? ठीक। तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो कुदरती एक निजाम है, इसके तहत ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप खुदा के लिए इस पॉपुलेशन को सबसे पहले कंट्रोल करें और फिर ये कि इस सियासत से, इस जो है ना पॉलिटिकल खेचातानी से बाहर निकल के जहां जगह मिलती है, यार काला नहीं तो नीले रंग का डैम बना दो, पीले रंग का डैम बना दो, जहां जगह मिलती है वहां खड्डा मार के छोड़ दो, ये पानी से भर जाएगा। जी पानी कहां से लाएंगे? मैंने कहा 7 साल बाद कुदरत आपके ऊपर पानी फेंकेगी, कहीं से भी फेंके, वो उसका काम है फेंकना। अगर उसने निजाम खत्म करना होता तो इस मुल्क का निजाम तो आपको पता है रात को
जैसी एक हाइप क्रिएट की जाती है, सुबह खुदा न खास्ता ऐसे लगता है कि शायद अल्लाह ना करे कि कहीं दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान होगा। नहीं, पाकिस्तान बनने के लिए, कायम रहने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफा दिया है। सिर्फ ये है कि ये अब शर्म करें, ये मैं लफ्ज कह रहा हूँ ना कि शर्म करें कि ये इसके ऊपर सियासत करना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है। और यार एक दूसरे को सपोर्ट करो जब ये क्राइसिस ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इक्तदार में लोग हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं और बिलियन डॉलर्स लग जाते हैं डैम बनाने में, तो कहां से पैसा आएगा इतना डैम्स बनाने के लिए? देखिए, मैं गुजारिश करूं आपको कि डैम इसके ऊपर फाइनेंसिंग होती है पूरी दुनिया के अंदर। आपको पता है कि आपका जो भाषा दयामे डैम है, ये पूरी स्टेटिस्टिक्स हैं। मैं अभी प्रोग्राम में, मैं चूंकि लाइन पे हूं, अगर काश मैं किसी वक्त आपके साथ स्टूडियो में बैठा हूं, मैं आपको वो फिगर्स दिखाऊंगा। ये 8 बिलियन डॉलर, 8 बिलियन यूएस डॉलर, ये रकम मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये एक साल का रेवेन्यू डैम देता है। इसके ऊपर आप फाइनेंसिंग करवाएं। डैम चंदों से भी नहीं बनते, डैम गवर्नमेंट के पैसों से भी नहीं बनते। आज ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौर है जिसके अंदर ये काम होते हैं और फिर ये इन कामों को इस तरीके से किया जाता है। ये कौन सी दुनिया के लोग हैं, ये कहाँ रह रहे हैं? ये जहालत कब खत्म होगी इन लोगों को? कब ये बेवकूफ और डुगडुगी बजाना ये बंद करेंगे? ये इस कौम को पीछे पीक फिनिश पाइपर की तरह ये लेके चल रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर डैम फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा जरिया है। 8 बिलियन यूएस डॉलर मैं आपको बता रहा हूं। ये रकम सुन लें, आप उसको चलाएं ताकि ये बार बार आप पूछें, 10 एक्सपर्ट और लें और पूछें इनसे कि एक आदमी ये भी ये पाकिस्तान में चीख रहा है कि भाई 8 बिलियन यूएस डॉलर आपको एक डैम दे रहा है, आप फाइनेंसिंग करवाएं ना, लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाएं, लाएं बाहर से पैसा लेकर आए, लोग देंगे आपको पैसे। जिस वक्त उनको ये गारंटी होगी कि यार मेरे पैसे का मुझे रिटर्न मिलेगा, तो क्यों नहीं 8 बिलियन डॉलर का जमा करना। आज आपकी एक छोटी छोटी कंपनियां जो है, ये टिकटॉक, ये उठा के अगर करोड़ों डॉलर और बिलियन ऑफ डॉलर की ये कंपनियां, तो क्या 8 बिलियन डॉलर हमारे लिए 12 बिलियन डॉलर जमा करना मुश्किल है? सिर्फ यह है कि तरीकाकार है, जो तरीका रेलिवेंट लोगों को ये लें, इनसे कहें कि ये ड्रामेबाजी इस मुल्क के साथ बंद करें। ये डॉक्टर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि पॉलिटिक्स हो रही है, तमाम सियासी जमातें खींचातानी कर रही हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। जाहिर है ये तमाम बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन इसके साथ आप समझते हैं डॉक्टर साहब के जो ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल मेथड है एग्रीकल्चर का, उससे भी पानी बहुत ही जाया हो रहा है पाकिस्तान में। ये भी अवेयरनेस लाने की जरूरत है, आबादी को कंट्रोल करने के साथ साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से ही है। देखिए हमारा जो है ना, मैं डे 1 से जो मेरा थीसिस ही कालाबाग डैम के ऊपर था। मैं पाकिस्तान का वाहिद सोशल साइंटिस्ट हूँ जिसने पीएचडी किया है कालाबाग डैम पे। लेकिन आप देखें ना, हमें कौन पूछेगा? क्योंकि हमें पूछेंगे तो हम सीधी राह लगा देंगे, और सीधी राह लगा देंगे तो इनकी ये ड्रामेबाजी खत्म हो जाएगी। मेरी गुजारिश समझ रहे हैं ना? जी। चलें इसके ऊपर डॉक्टर साहब एक बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट छेड़ दिया है, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा, आवाम को भी पता चलेगा कि असल इशू है क्या। कालाबाग डैम पे सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं पूछ रहा, उसके अफादियत के हवाले से पूछ रहा हूं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए मैं आपको बताऊं, आप चले, क्योंकि लोग इससे चिढ़ते हैं ना काले नीले डैम से, तो मैं आपको सिंपली एक आसान से आपके सवाल का जवाब बता दूं। डैम की अफादियत, आप इसको यूं मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको डैम की अफादियत के लिए एक आसान सा सिंपल सा सेंटेंस बताता हूं कि 2 घर हैं और 2 घरों के अंदर, दोनों घर साथ बने हुए हैं, दोनों घरों ने मेन लाइन के ऊपर सप्लाई लाइन पे पानी ले रखा है। एक घर ने क्या किया है कि अपने घर में नीचे बेसमेंट में टंकी बना दी पानी की, और दूसरे घर ने क्या किया है कि मेन लाइन से जोड़ के रखा हुआ है। अब जिसके पास टंकी है ना नीचे, वो क्या करता है कि जब पानी आता है मेन सप्लाई में, तो वो नीचे अपनी टंकी में स्टोर कर लेता है और साथ ही अपने ऊपर वाले टंक को भी भर देता है। ठीक। दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ अल्लाह पर, मेरा तो ईमान है बड़ा, मैं बड़ा पुख्ता मोमिन हूँ, तो मैं तो पानी वही जो लाइन पे आ रहा है मैं उसी पे ही रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने नीचे टंकी बनाई तो मेरे भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। एक कहेगा तुम्हारी टंकी मेरे घर के नीचे से क्यों बनी हुई है, मेरे कमरे के नीचे से बनी हुई क्यों है। ठीक है, ये मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हमें ये बना के दे के गए थे ना भाइयों को, कि ये आपस में रखना, इसको संभाल के रखना मेरे बच्चों, तो ये उस घर की मिसाल है कि जिसने, हमारे पड़ोसी ने नीचे रिजर्वायर बना लिया, टैंक बना लिया। हमने क्या किया जनाब, हमने कहा नहीं 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 नहीं, हमारी मिसाल वही है कि वो जो एक आदमी पानी में डूब रहा था ना, तो बोट आई, उसने कहा कि मैं तुम्हें आओ बचा लेते, उसने कहा नहीं नहीं, आई हैव अ स्ट्रांग फेथ इन गॉड, वो मुझे सेव करेगा। दूसरी बोट आई, उसको भी यही कहा, डूब गया, अल्लाह के पास गया, तो अल्लाह ने कहा कि ये जो 2 बोट भेजी थी ये किसने भेजी थी? मैं नहीं भेजी थी ना। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हम जिस वक्त पूरी तरह से डूब जाएं, तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, फिर इन सियासतदानों का और सबका जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर है, उन सबके, अब आप देखिएगा ये खाते खुले, अल्लाह करे किसी वक्त, ये खान साहब भी कहते थे ना मैं खाते खोलूंगा, ये खोले ना खाते, सबके खोले जितने इसमें हैं लोग,
सिर्फ एक सियासतदान आसान मिले हुए लोगों को वो करने के लिए। तो इसलिए ये खाते खोले तो आपको पता चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने ये बात चले जाना है, हमने यहाँ पर, मैंने और आपने और मेरे बच्चों ने यहाँ पर फिर प्यासे मरना है या जो भी मरना है, जिस तरह भी हमारी किस्मत होगी उस तरह ही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो सारी अपनी जगह पे मौजूद है, या हुकूमत क्या कर रही है या दीगर हुकूमतों ने क्या किया जो इससे पहले थे इख्तिदार में, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त की जो पाकिस्तान की जरूरत है डैम के हवाले से, वो कितने डैम्स होने चाहिए? वैसे तो जितने भी हों कम है, लेकिन फौरी तौर पर जिस तरह इंसान आईसीयू में होता है तो उसको फौरी एड की जरूरत है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि मैं ऑनलाइन और वो कहीं मैं स्टक हूँ दरमियान में, तो यहाँ मैं आपको वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इन्होंने 6 डैम्स का प्रपोजल ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मौजूद है, अब का नहीं है, 1950s का पड़े हुए हैं ये प्रपोजल के कौन कौन सी जगह मार्क हुई हुई हैं, उनकी डिजाइनिंग मार्क हुई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, टेंडर, इनिशियल टेंडर उनके हुए हुए हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज बनी हुई हैं, ये सारे काम हुए हुए हैं। खुदा के लिए जो इनके पास, आप अगर किसी जिम्मेदार को ले ना जो पाकिस्तान के, हम आम है ना, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, जो किसी जिम्मेदार को लें तो उसको पूछें कि खुदा के लिए जो आपके पास वापदा से किसी को लें, किसी और को लें, उसे कहें कि यार ये जो आपके पास यहाँ एग्जिस्टिंग 6-7 डैम है, वो डैम का डाटा लाएं, कौम के सामने रखें और उन पे काम शुरू करें और इस पर इसकी जो ना फाइनेंसिंग करवाएं, बस सिंपल। आप समझते हैं कि उन डैम्स में भी मसाइल हैं? जी, वो इसी तरह ही कर दिया ना, हर एक को वहां के मकामी लोगों को साथ मिला के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट बीच में डाल के उन सबको कंट्रोवर्शियल कर दिया, हर चीज कंट्रोवर्शियल कर दिया। ठीक है, जो आम सीधा साधा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है उसको कंट्रोवर्सी में ले गए, कहा जी ये हमारी जमीनें डूब जाएंगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। ये तरबेला डैम बना था तब भी तो जमीनें लोगों की डूबी थी ना। मेरा जो आबाई ताल्लुक है वहां पर एक छोटा सा डैम है, वो डैम जब वो बना था तो लोगों का, हमारे जो वहाँ के जो बुजुर्ग थे, उनकी 200, 250, 300 साल की पुरानी एक मतलब जागीर थी जो उसके नीचे डूबी। लेकिन डूबी मुल्क को तो बचाना है ना यार, अगर हम अपनी बचा के रखेंगे तो फिर मुल्क कैसे बचेगा? ये देखिए ना। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई वन लाइनर आप कोई प्लान देना चाहें गवर्नमेंट को? देखिए, मैं वन लाइनर क्या, मैं आपको सम करके दे देता हूँ। 3 चीजें हैं, 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म है, एक मीडियम टर्म के लिए होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में डैम मस्ट, कोई इस पर कोई वो नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है। डैम बनाए और वो तमाम डैम बनाएं जिनके प्रपोजल इनके पास बने हुए हैं, नई जगह को छोड़ें। वो जमहूरियत के पौधे वाला सलूक ना करेंगे, जमहूरियत के पौधे को हर आदमी आके जड़ से निकाल के देख रहा होता है कि जड़ निकली है या नहीं, उसको ऊपर पानी डालें उसके। तो डैम बनाएं लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म के अंदर आपके पास जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होते हैं, जिस तरह हमारा गाजी ब्रो था, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको इन्होंने मतलब बाद में इसको भी उन्होंने पोलिटिसाइज करके और इसको भी करप्शन का गढ़ बना दिया। चलते हुए दरिया के ऊपर जो दुनिया के अंदर प्रपोजल है, आज मैं सुबह एक वो देख रहा था, कल बीबीसी पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, नॉर्वे ने एक काम किया है टनल का और कैसे वो पानी खींच के लाया। मैं दुनिया के अंदर मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, हम मर गए रो रो के इधर उधर। तो आपके रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। और थर्ड जो है ना लास्ट, वो क्या होता है, उसमें मैं कहता होता हूँ कि पाकिस्तानियों को वाटर कंजर्वेशन बनना चाहिए, ताकि हम जब इसका इस्तेमाल है ना वो भी सिखाएं लोगों को। इस पे इंशाल्लाह जब आप कभी एक प्रोग्राम करते हैं तो फिर मैं आपके साथ इस पर डिटेल चलें इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। डॉक्टर शेब माहिर आबी अमूर हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान में डैम्स की कमी है, हम लोगों ने संजीदगी से सोचना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बजाय संजीदगी से सोचने के हमने अवाम को रिलीफ किस तरह देना है, ये पॉइंट स्कोरिंग की बात करती है, पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की बात करती है, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने की बात करती है। लेकिन जो असल मसाइल हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जिस हवाले से लाहेअमल बनाना चाहिए, प्लानिंग्स करनी चाहिए आने वाले दौर की और आने वाली नस्लों के हवाले से कि किस तरह पाकिस्तान ने आने वाली नस्लों को सर्व करना है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक शख्स इक्तदार में रहता है, वो जनाब इक्तदार के मजे लूटता है, पैसे कमाता है, पैसे बनाता है, सियासी तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। जब उसका वक्त खत्म होता है, उसका टर्न्योर खत्म होता है, तो उसके बाद वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फिर इल्जामात लगाते हैं, फिर रोते हैं, फिर एक्टिंग करते हैं कि जिस तरह उनके हाथ में कुछ नहीं था। वो मीर ने दर्दो गम जमा करके दीवान किया था और हमारे मेयर ने अपने दुखड़े जमा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। अपने दुख उन्होंने बयान ही नहीं किए, अरबाब हुकूमत को लिखे गए खतूत की सूरत में दिखाए और फेंक दिए। उनका कहना था कि ये हजारों खत हैं जिनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं आया। हैरत है, इतने खत संग दिल से संग दिल महबूब को भी लिखे जाते तो वो भी किसी आमल बाबा के अमल
के बगैर कदमों में आ गिरता। ये हालात हैं जनाब। हमारे मेयर वसीम अख्तर ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस तरह बातें बताई थी, जिस तरह रो रहे थे, जिस तरह उनको दुख था, गम था, तकलीफ और परेशानी में दिखाई दे रहे थे, जिस तरह इल्जामात लगाए जा रहे थे कि शायद वो करना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इतने खत सूबाई हुकूमत को लिख दिए, इतने खत लिख दिए कि किसी भी खत का सूबाई हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। और उनको टर्न्योर खत्म होने के बाद ये बातें याद आई हैं कि मैंने तो इतने खतूत लिखे थे, खतूत मीडिया के सामने रख रहे थे। ये खतूत देखें, मैं कराची के लिए कितना अच्छा सोच रहा था, कितना भला करना चाहता था, किस अंदाज में भला करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ सूबाई हुकूमत ने बांध दिए थे, जिसकी वजह से मैं कराची की खिदमत नहीं कर सका। और कराची में बारिशों ने तबाही मचा दी है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे तो हाथ बंधे हुए थे। मैं तो कुछ करना चाहता था लेकिन मेरे हाथ बांध के मुझे किसी ऑफिस में बिठा दिया गया कि आपने 5 साल मजे करने हैं, आपको जनाब तमाम सहूलियात दी जाएंगी, तमाम आपको करोड़ों अरबों रुपया बजट दिया जाएगा, लेकिन आपके हाथ हमने बांध दिए हैं। आप रिजाइन नहीं करेंगे। हम आपको कहते रहेंगे कि आपके पास बजट हमने दे दिया, आप कहते रहेंगे हमें बजट नहीं मिला। आपने रिजाइन नहीं करना, आपने चीखो पुकार भी नहीं करनी, आपने आराम से बैठना है। लेकिन जब बारिशों का मौसम आ जाएगा, कराची डूब जाएगा, आवाम परेशान हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपका टर्न्योर भी खत्म हो जाएगा, तो एकदम से आप सामने आएंगे बड़े जबरदस्त कपड़े पहन के, बड़ा जबरदस्त चश्मा लगा के, मीडिया को एड्रेस करेंगे, हाथ में वो खतूत पकड़ेंगे और लोगों से बातें करनी शुरू कर देंगे। प्रैक्टिकली आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ये बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। हारून अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के बारिशों और सैलाब की जद में है, क्या इसकी वजह माहौलियाती आलूदगी है या इंटरनेशनल एक फिनोमेना बन चुका है कि बारिशें और सैलाब वक्त के साथ साथ बढ़ते ही जाएंगे? एक्चुअली ये जो सारा मसला है, एक अरसे से गुफ्तगू इस पे चल भी रही है कि दुनिया के मौसम जो हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली जो है अब एक फिनोमेना बन चुका है। हम इसमें किसी एक चीज को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते हैं। माहौलियाती आलूदगी तो इसकी सबसे बड़ी वजूहात में जो है वो शामिल है। जैसे जैसे ये एक सर्कल है पानी का, और ये जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, दर्जा हरारत बढ़ रहा है। जब हमारी अपनी एक्टिविटी ऐसी हो गई है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा इन्हिसार मशीनों पे जो है वो कर लिया है, हम अपने आम लाइफस्टाइल से निकल गए हैं, तो उसकी वजह से जब इंजन चलेंगे, जब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा एयर कंडीशंस का, जब इस तरह से हम जो है बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जब हम रेफ्रिजरेशन करेंगे, जब हम ओवन इस्तेमाल करेंगे, जब हम गाड़ियां चलाएंगे, जब हम सारी चीजें मशीनरी पे शिफ्ट कर लेंगे, कारखाने चलेंगे, हम चीजों का ख्याल नहीं करेंगे, जब हम ईंटों के भट्टे जो हैं वो इस कदर हमारे चलेंगे कि वो बगैर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के, जो कि मौजूद भी है, तो वो माहौलियाती आलूदगी में ये सारी चीजें इजाफा तो कर रही हैं, साथ साथ के दर्जा हरारत में भी इजाफा कर रही हैं। और जब दर्जा हरारत बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी जो है वो सारा पानी की शक्ल इख्तियार करेंगे। ये पानी बुखारात बन के ऊपर भी जाना है, ये पानी ने सतह समंदर भी बुलंद करनी है। तो जब बुखारात बन के ऊपर जाएगा तो जाहिर है रहना इसी सर्कल में, इसे हाइड्रोसाइकिल कहते हैं हम इस सारे सिलसिले को। तो जितनी मिकदार में पानी ऊपर जाएगा उसी तरह से नीचे भी आएगा, तो बारिशें ज्यादा होंगी, सैलाब ज्यादा आएंगे, सतह समंदर बुलंद होगी। आप देखें दुनिया में सुनामी आ रहे हैं, आप देखें कि तूफान जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हमारे अपने अभी बारिशें ज्यादा हो रही हैं, हवा का दबाव भी शामिल होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तो ये तूफानों की सूरत इख्तियार करती जाएगी। अच्छा हारून साहब, जिस तरह आपने कहा कि गाड़ियां भी चल रही हैं, एयर कंडीशंस भी चल रहे हैं, ईंटों के भट्टे भी चल रहे हैं, इंडस्ट्री भी लग रही है, कोयले का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में माहौल तो ख़राब होगा, आलूदगी तो आएगी। आप समझते हैं कोई अमली इकदाम भी इस तरह के होने चाहिए या प्लानिंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि इसको किस तरह ओवरकम किया जा सके? क्या ये मुमकिन है तमाम चीज़ें? ये ऐसा है कि कुदरती अमल तो है, और ये डैमेज जो है ये किसी एक का नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरी दुनिया के कलेक्टिव आप इसे कहें कि ये एफर्ट है। और इस सिलसिले में सबको, सभी हुकूमतों को अमल दरामद करना होगा, इस बारे में सोचना होगा। हमारे पास पॉलिसी मौजूद है। पाकिस्तान खुशकिस्मती से दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनकी अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है,
और ये इतना जबरदस्त ड्राफ्ट कहा जाता है कि अगर इसका 40% भी इम्प्लीमेंट हो जाए ना, साइंसदान ये कहते हैं, तो हमारे माहौलियाती मसाइल, हमारे जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले मसाइल हैं, इनसे हम बड़ी अच्छी तरीके से नबर्द-आज़मा हो सकते हैं। ये चूंकि कुदरती अमल है, हम इसका मुकाबला इस तरह से तो नहीं कर सकते कि हम इसे रोक लें, हम इसे कम जरूर कर सकते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर सकते हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हैं, हम इस तरह की चीजें बना सकते हैं, या हम उन जो है बातों पे अमल करके कि जो ड्राफ्ट की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं, हम उन पे अगर अमल करें तो यकीनन सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है, जो नुकसान अच्छा हारून साहब, बहुत कम हो सकते हैं। आपने सर एक बड़ी जबरदस्त बात की है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान अपने तौर पे इकदाम उठा रहा है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि पूरा रीजन उसमें आए और तमाम लोग अपने तौर पे एक अच्छे तरीके से काम करें। हमारे हमसाया ममालिक में अगर एनवायरनमेंट पॉलिसीज को अच्छे तरीके से देखा जाए और उस पर अमल किया जाए तो उसके असरात तो तमाम हमसाया ममालिक पे होंगे। तो अगर पाकिस्तान अपने तौर पर काम करता भी रहे लेकिन हमसाया ममालिक इस तरह के इकदाम ना उठाएं तो पाकिस्तान तो अफेक्ट होगा ना उससे सर। ये जो हमारा खित्ता है जी, जिसे हम बरे सगीर कहते हैं, या एशिया का जो हमारा ये वाला हिस्सा है, इसके में एक चीज ये है कि मौसम जो दुनिया के हैं वो यहाँ से बनते हैं। हमारे पास जो हिमालय है, जो कराक्रम है, मॉनसून के जो सिलसिले हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये यकीनन बहुत अच्छी बात आपने की कि सब जो है इस पे अगर कलेक्टिवली देखें इस चीज को, जो दीगर ममालिक हैं, जिस तरह से इंडिया है वो दुनिया के जो पोल्यूशन पैदा करने वाले मुल्क हैं उनमें टॉप मुल्कों में आता है। जो दुनिया के टॉप 3 पोल्यूटर्स हैं वो अमेरिका, चाइना और इंडिया हैं। तो अगर वो अच्छे इकदाम करें इस सिलसिले में, कुछ शायद वो कर भी रहे हों, लेकिन जिस तरह से बज़ाहिर नजर आता है कि वो बातें बहुत ज्यादा हैं। कोई इंटरनेशनल फोरम पे एक सोलर जो है अलायंस अनाउंस हुआ था 2015 में, और इंडिया ने उस पे जो है एक तरह से उजारादारी कायम करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके कोई इकदामात बज़ाहिर इस तरह के सामने नहीं आते हैं। और अगर ये अच्छे इकदामात करें और अपना जो हिस्सा है इनका पोल्यूशन का उसके मुताबिक कमी की भी कोशिश करें, तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारे मुल्क भी जो हैं उन पे भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। ठीक है। अच्छा हारून साहब, कैंपेन के हवाले से भी थोड़ा हमारे नाजरीन को गाइड कर दें कि कैंपेन गवर्नमेंट को किस लेवल पे और किस तरह करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप पोल्यूशन को कैंपेन के थ्रू रोक सकते हैं, इस तरह की इररेलेवेंट चीज़ों से स्पेशली उनको बता सकते हैं कि ये काम करने से आपका फ़ायदा नहीं नुकसान है, उसका अल्टरनेटिव भी आप बता सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को शाऊर पैदा हो। क्या हुकूमत इस तरह के प्लान्स लेके आ रही है, ये लेके आती है ताकि आवाम को बताया जा सके कि आप किस तरह पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? हसनैन, ये जो सिलसिला जिस तरह से ये हुकूमत माजी की हुकूमतों के मुकाबले में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हमारे वजीर आजम साहब को सूरत हाल का इदराक भी है, और ना सिर्फ इदराक है बल्कि वो इसके बारे में खुल के बात भी करते हैं। और ये सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी उन्होंने इस हवाले से बड़ी शानदार जो है वो बात भी की थी, और इकदामात जिस तरह से बिलियन ट्री सुनामी वाला सिलसिला अब पूरी दुनिया में इस सिलसिले को जो है वो प्रेज किया जाता है। इसी तरह से क्लीन ग्रीन पाकिस्तान जो कैंपेन है वो भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है, और उसमें भी जो है काम काफी हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज की वाकई जरूरत है कि जो आम लोग हैं उन्हें उनके मुताबिक आगाही दी जाए। इसमें मीडिया को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेंसिटाइज किया जाए और मीडिया का रोल बढ़ाया जाए कि जो काम एनजीओज या जो सरकारी इदारे हैं उनके जरिए किया जा रहा है, अगर हम मीडिया को प्रॉपरली इसमें साथ शामिल करें हुकूमत, और जो है लोगों को आगाही देने के लिए आम फहम तरीके इस्तेमाल किए जाएं, सिर्फ मखसूस जगहों पे तकरीबात करने की बजाय जनरलाइज किया जाए इस सारे सिलसिले को। नुकसानात देखिए, अब जिस तरह से कराची है वहां पे बारिशें आने से, लाहौर में एक पंजाब हुकूमत के बहुत अच्छे इकदाम सामने आए हैं, क्योंकि बारिशों में जिस तरह से माजी में हो रहा था सिलसिला के हमें ना तो जगह मिलती थी कोई गुजरने के लिए, या जगह जगह पानी खड़ा होता था, उसमें काफी नुकसानात जानी और माली होते थे। इस दफा रेजरवायर्स जो हैं वो बनाई गई हैं जेर जमीन, बारिश का पानी पहली दफा जखीरा किया गया है। ये
एक इंतहाई काबिल तारीफ अमल है। इसकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो होनी चाहिए, तशहीर होनी चाहिए इस अमल की, और ये सिलसिला सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि दीगर शहरों में भी किया जाना चाहिए। हमारे पास पानी बहुत आता है। आखिरी हारून साहब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से और हमारे एग्रीकल्चर के हवाले से कि दोनों के कितने असरात मुरतब हो रहे हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है बिजनेस का भी और एग्रीकल्चर का भी, इसके मौसम पे कितने असरात पड़ रहे हैं? आखिरी सवाल वन लाइनर जवाब चाहूंगा, टाइम बहुत कम है सर। ठीक हो गया। इसमें एक जो है बड़ा हम इसे मुख्तसर लेकिन जामे बात इसमें ये कर सकते हैं कि मौसम तब्दील होने के साथ साथ एग्रीकल्चर के तरीके भी हमें तब्दील करने हैं। हमें मौसमों के हिसाब से ऑप्ट करना है। हमारा किसान जो है वो रवायती तरीकों पे, रवायती औकात पे अपनी फसल लगा रहा है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात खड़ी फसल पे पानी आ जाता है, सैलाब आ जाते हैं, बाज़ औक़ात फसलों पे बारिश आ जाती है, पैदावार कम हो जाती है। हम एक ज़राई मुल्क हैं, हमारे इस पे बहुत असरात होते हैं। किसानों को आगाह करने की जरूरत है कि वो इस पे अपना जो है मौसमों के हिसाब से अपनी काश्तकारी को लेके आए। दूसरा माहौलियात हारून अकरम साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, बता रहे थे कि पाकिस्तान को ट्रेडिशनल मेथड की तरफ नहीं जाना बल्कि साइंटिफिक मेथड की तरफ जाना है। एग्रीकल्चर को भी बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह पूरी दुनिया में राइजुल वक्त है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से हमें आगे बढ़ना होगा, हमें सोचना होगा, आने वाली नस्लों के बारे में सोचना होगा और वो इकदाम उठाने होंगे जिससे पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से बच सके, माहौलियाती आलूदगी पे काबू पा सके। इससे ना सिर्फ हमारा फायदा होगा बल्कि आने वाले दिनों में भी, आने वाले सालों में भी, आने वाली नस्लों के लिए भी फायदा होगा। हमने हर वो काम करना है जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सके, पाकिस्तान इन मसाइल से जनाब बाहर निकल सके। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के इकदाम उठाए, अमली इकदाम उठाए, ना सिर्फ वो नारेबाजी करते रहें, लोगों को बुलाते रहें और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते रहें कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया और ना ही ये तमाम लोग करना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहां पे खत्म हुआ चाहता है, पीर को दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।